नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैटर्न पे, है ना। ये पैटर्न ही इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पे हमेशा आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखते हैं क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। ऑप्टिकल क्वेश्चन में इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना, और सही उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है हमेशा आपको बनते हैं, हमेशा एक दो तीन क्वेश्चन जरूर बनेंगे हिस्ट्री से। तो आइए देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के थ्रू, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला जो आपका ऑप्शन में दिखा रहा है, क्या कह रहा है, कस्तूरतुनिया की संधि, नेपोलियन की हार, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। यानी ये कब हुआ था? इन घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमको। नीचे ऑप्शन में दिया होगा ऐसे, पहला दूसरा तीसरा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर करना हमको। इस बात का ध्यान रखेंगे, किस क्रम में रखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको इन घटनाओं का टाइमिंग याद हो, है ना। तो देखेंगे कि कस्तूरी की संधि कब हुई थी। कस्तूरी की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1832 में हुई थी, है ना। नेपोलियन की हार होती है 1815 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था 1870। और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 में हुआ था। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में पकड़ रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में फिट बैठ रहा है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा इनमें से कौन है, यानी सबसे, तो 1832, 1815, 1817, 1871, सबसे छोटा कौन है? सेकेंड वाला ऑप्शन। तो हम देखेंगे कि सेकेंड वाला ऑप्शन किस में शुरू हो रहा है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन बी में शुरू हो रहा है, सी में, है ना, और डी में नहीं हो रहा है। तो यानी ए और बी हमारा, सॉरी, ए और डी ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। अब बचे हमारे सी और बी। तो अब देखेंगे, यानी सेकेंड का 1815 में, देन उसके बाद अब कौन सा नंबर आएगा? 1832। 1832 यानी सेकेंड के बाद फर्स्ट आना चाहिए। तो सेकेंड के बाद कहाँ फर्स्ट आ रहा है? यानी बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब सी वाला ऑप्शन जो इकलौता बचा हुआ है, देख लेंगे इसको। सेकेंड में कौन आ रहा है? कस्तूरी की संधि, यानी 1832। तो अब यहाँ पर ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। आगे देख लेंगे। चौथे नंबर पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चौथे नंबर पर दिया हुआ है जर्मनी का एकीकरण, यानी 1871। तो ये न पहले होकर के पहले होगा ये। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत लिखा गया था, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। इटली का एकीकरण कब होता है? 1870 में तीसरा, उसके बाद लास्ट में ये चौथा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। टाइमिंग आपको याद रखनी है कि घटनाएं कौन सी होती हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर टाइमिंग को थोड़ा सा टफ हो जाता है लर्न करना आपके लिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा उसको लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सेम उसी बेस पे है ना। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है नेपोलियन का युद्ध, वियना की संधि, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष, ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद। अब देखेंगे कि ये घटनाएं कब कब की हैं। घटनाओं की टाइमिंग पूछ रहा है हमसे, है ना। तो देखेंगे नेपोलियन का युद्ध कब से शुरू होता है। देखिए नेपोलियन का युद्ध होता है ना 1799 से लेकर के 1815 तक होता है, ये इसकी टाइमिंग है। वियना की संधि कब होती है? नेपोलियन जैसे ही हारता है तो वियना की संधि होती है। नेपोलियन 1815 में हारता है और वियना की संधि भी 1815 में ही होती है। स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष, ग्रीक का मतलब क्या हुआ? कई बार आपको बताया गया है यूनान। क्या हुआ? यूनान, यानी यूनान में स्वतंत्रता का संघर्ष कब चल रहा था? तो ये चल रहा था आपका 1832 में, यानी 1832 में ये जो संघर्ष था वो समाप्त होता है और यूनान को एक स्वतंत्र
राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव का राष्ट्रवाद, तो ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद 19वीं सदी में चलता है। कब चलता है? 19वीं सदी, है ना, ऐसे लिख लेंगे 19वीं सदी, यानी ये कह लो कि 1870 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध तक, यानी 1914 ही रख लेते हैं, तो इसको हम 19वीं सदी ही रखेंगे। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी घटनाएं जो है ना वो क्रम से ही हैं। क्रम से का मतलब क्या होगा? नेपोलियन का युद्ध 1789 से 99 से लेकर के 1815 तक चलता है। वियना की संधि 1815। स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष या ग्रीक संघर्ष 1832। ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद 19वीं सदी में है, जो कि 1870 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक वो चीजें चलती हैं। तो अब देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमारा ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे, इसमें थर्ड कह रहा है। थर्ड, स्वतंत्रता के लिए यूनानी ग्रीक संघर्ष 1932 में शुरू होता है, वियना की संधि से पहले होती है, इसका मतलब ये गलत है ना। बी वाला देखेंगे, बी वाला में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी बी हम ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सारी घटनाएं जो है ना वो क्रम से ही हैं। और बी में देखेंगे कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये जो दिया हुआ है एकदम क्रम से है, इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी जो आपके ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा इसको संभल करके करना है। और मान लीजिए कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 घटनाएं दी हुई हैं, उन घटनाओं में 2 या 3 आती हैं, तो हम उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी घटनाएं कैसे कैसे हैं। अगर पकड़ में आ जाता है तो 2-3 घटनाओं के बाद चीज़ें बन जाती हैं। सारा लर्न करना थोड़ा सा टफ टफ हो सकता है आपके लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि सभी क्वेश्चंस आप जो सभी ऑप्शन है उसकी टाइमिंग आपको ना हो, तो उस समय बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कम से कम 2 या 3 अगर रिलेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो उस ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कल्पना लोक यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, कल्पना लोक, है ना। हिस्ट्री का पहले चैप्टर में आप देखेंगे कि सेंट्रिक फारियो फैड्रिक सारियो सॉरी फैड्रिक सारियो ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र में उन्होंने कल्पना योग यानी यूटोपिया शब्द का यूज किया था। उनके अनुसार एक समाज जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, है ना। यानी कल्पना लोक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो रियल में यानी वास्तव में लगभग असंभव सा हो कि उस तरह का कोई समाज हो सकता है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? कल्पना लोक कहते हैं या यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे आपके पास ए बी सी डी करके है, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है। पहला ऑप्शन आपका मिल जाएगा काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, तो यही वो हमारा आंसर है ना, जो कि सही होने वाला है। ठीक, ऑप्शन ए। बी में देख लेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलेट करेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है, हो सकता है ना। तो आप अगर जानते रहेंगे कि फ्रेडरिक सारियो ने एक इमेज बनाया था और एक ऐसे वर्ड का यूज किया था जिसको हम कहते हैं कल्पना लोक या यूटोपिया, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसे समाज का कल्पना करना जो हकीकत में लगभग असंभव सा हो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें किस भावना से प्रेरित थी, है ना। अब नेपोलियन हारता कब है? मैंने अभी आपको बताया कि 1815 में जब नेपोलियन की हार होती है, तो उस समय जो यूरोपीय सरकारें होती हैं उनकी क्या मानसिकता होती है, वो किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार के शासन पर बिलीव करती हैं, या किसको मानती हैं कि वो बेहतर शासन है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, आधुनिकवाद। तो देखिए आधुनिकवाद का वो विरोधी होती है ना, पूरे यूरोप में आधुनिकवाद का ही तो विरोध होता है। ठीक है, जनतंत्रवाद कह लीजिए या फिर कह लीजिए लोकतंत्र, उसी का तो विरोधी थे वो लोग। ठीक है, रूढ़िवाद, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन आपका है सी, ऑप्शन सी, रूढ़िवाद, यानी जो यूरोपीय सरकारें थी 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, तो वहां पर जो सरकारें होती हैं, जो लोग होते हैं नेपोलियन से लड़ रहे होते हैं, उनकी जो मानसिकता होती है वो क्या होती है? वो होती है रूढ़िवादी मानसिकता होती है ना। रूढ़िवाद की भावना से वो प्रेरित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है वियना की संधि। पूछ रहा है हमसे कि वियना की जो संधि हुई थी, वियना की संधि कब हुई थी भाई? वियना की संधि 1815 में हुई थी। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो वियना की संधि हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। पढ़ेंगे ऑप्शन, ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि हमसे वो पूछना क्या चाहता है और हमारे ऑप्शन में है क्या चीज़ें जो हमसे वो पूछना चाहता है। ऑप्शन ए है मेटरनिख को ऑस्ट्रिया की सत्ता सौंपना। ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट को फांसी देना। ऑप्शन सी उन कई सारे बदलावों को करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, है ना। उन कई सारे बदलावों को कम करना, है ना, क्या करना, कम करना जो नेपोलियाई या नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। डी ऑप्शन आपका है फ्रांस के सम्राट का साम्राज्य, सम्राट नहीं है साम्राज्य है, यानी फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही है, तो फिर गलत क्या है। एक सही है बाकी सब गलत है। देखते हैं, मेटरनिख को ऑस्ट्रिया की सत्ता सौंपना, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट को फांसी देना, ये भी नहीं था, है ना। सी ऑप्शन देखेंगे कि उन कई सारे बदलावों को कम करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियाई युद्ध का मतलब क्या हुआ, नेपोलियन ने जब युद्ध, यानी नेपोलियन जब युद्ध करके कोई क्षेत्र जीतता था, कोई बदलाव करता था, उन्हीं सारे बदलावों को कम करने के लिए वियना की संधि की गई थी। जब नेपोलियन हार जाता है तो नेपोलियन द्वारा किए गए सारे बदलाव को वापस कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और जो फ्रांस कभी 1792 में हुआ करता था, 1792 में, उसी की जो समय सीमा है, सीमाएं हैं उनकी, फ्रांस को उतना तक ला करके समेट दिया जाता है। और ये सारी क्रियाएं कब होती है, वियना की संधि के दौरान होती है है ना। और डी ऑप्शन जो आपका है कि फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना, नहीं, फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, उसको कम करना था, समेट देना था। फ्रांस टोटली 1792 में जिस समय सीमा पर था, जिस सीमा का विस्तार था जितना उसका, उतने मिला करके समेट दिया गया। उनके बाकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर छोटे छोटे राष्ट्र स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस कभी विस्तार न कर पाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जाल्वेराइन किसका संघ था। देखिए जाल्वेराइन एक ऐसा शब्द है, जाल्वेराइन से संबंधित कई क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो जाल्वेराइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि जाल्वेराइन किसका संघ था, है ना। तो जाल्वेराइन किसका संघ था भाई, ए ऑप्शन शुल्क संघ, बी किसानों का संघ, सी विद्रोहियों का संघ, डी व्यापारियों का संघ, है ना। तो आपको बता दूं कि जो जाल्वेराइन था वो शुल्क संघ था। क्या था, शुल्क संघ था। और ये किसके लिए लाया गया था, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, है ना। इससे व्यापार बढ़ेगा। और मुद्राओं को कम कर दिया गया था, जो कि पहले राज्यों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनको कम कर दिया गया था। और जो संघ के शुल्क अवरोध थे, यानी जो अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग प्रकार के जो कर दिए जाते थे, उन करों को खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। और रेलवे का विस्तार होता है, इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। किससे, जाल्वेराइन संघ से। तो जाल्वेराइन संघ क्या था, तो जाल्वेराइन संघ एक शुल्क संघ था। क्या था, शुल्क संघ था, यानी कर पे एक संघ बना था ना, शुल्क संघ, जो टैक्स लिया जाता था उसको कम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि जाल्वेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे। अब देखिए जाल्वेराइन संघ जो है, जो जाल्वेराइन है, इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे, कौन कौन से कार्य थे। ऑप्शन ए, संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। बी, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 30 या उससे अधिक हुआ करती थी। सी ऑप्शन, रेलवे के विस्तार से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पढ़ने के बाद सब समझ में आ रहा है कि सब सही है, और वास्तव में क्या है, सब सही है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखिए कई बार तो नहीं, लेकिन बार बार, या यूं कह लीजिए कि 100% में 90% के आसपास मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन रहता है ना, तो ये सही होता है। तो बिना हिचक, बेहिचक
जब उपयुक्त सभी आ जाए तो 90% ये वाला जो ऑप्शन होता है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी वो सही होता है। तो इसमें भी हमारा वही ट्रिक काम कर रहा है क्या कि उपयुक्त सभी, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं कब, जब आपको बिल्कुल क्वेश्चन ना समझ में आए, सब पढ़ने के बाद भी कुछ ना समझ में आए और नीचे उपयुक्त सभी दिया हो और ऐसा लग रहा हो कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, या फिर किसी और को ट्रिक कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई सीधा सीधा जाना कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी पर, और क्या कर लेना, उपयुक्त सभी कर लेना। दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सही हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर उपयुक्त सभी उसमें ऑप्शन रहेगा तो आप उसे टिक कर देंगे, यानी उसे आप आंसर में लिख लेंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं क्लास कैसी लगी, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।